सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं ब्रिटिश भारत में सत्ता के क्रमिक विकास की, यानी 1757 से लेकर 1950 तक के कालखंड की। बिल्कुल। और देखिए, एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के नज़रिए से इस पूरे टाइम पीरियड को समझना बहुत ज़रूरी है। स्लाइड 1 के हिसाब से इस पूरे कालखंड को 4 युगों में बांटा गया है। अच्छा, तो वो 4 युग कौन कौन से हैं? पहला है 1757 से 1774 तक का वक्त, जिसे बंगाल के गवर्नर का काल कहा गया। तब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक शक्ति से क्षेत्रीय शक्ति बन रही थी। फिर आता है 1774 से 1833 का युग, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल का टाइम। राइट, मतलब यहाँ से शक्तियों को एक जगह केंद्रित करने की या सेंट्रलाइजेशन की नींव रखी गई थी। सही कहा। और तीसरा युग था 1833 से 1858 तक। इसमें पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जिससे इनका प्रभुत्व पूरे भारत पर हो गया। और आखिरी चौथा युग था 1858 से 1947 तक। हाँ, जो भारत के वाइसरॉय का काल था, जब सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन सभी युगों के जो सबसे जरूरी फैक्ट्स, संधियां और पॉलिसीज हैं, उनका हम टू द पॉइंट एनालिसिस करें, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जैक्टली। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। 1757 से 1793 का वक्त, ये वो दौर था जब कंपनी प्रशासनिक नींव रख रही थी। रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 से 1772 तक थे, उनका नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, इन दोनों ने ब्रिटिश सत्ता का रास्ता खोला था। लेकिन स्लाइड के फैक्ट्स बता रहे हैं कि 1765 की इलाहाबाद की संधि असल गेम चेंजर थी। इससे उन्हें दीवानी अधिकार मिले। हाँ, और यहीं से द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। एक मिनट, इस द्वैध शासन को थोड़ा और क्लियर करते हैं। इसका मतलब था कि दीवानी यानी रेवेन्यू वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखा, और जो निजामत थी, मतलब प्रशासन और कानून व्यवस्था, वो नवाब के पास थी। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक तरह से शक्तियों का बंटवारा था। पैसा कंपनी के पास आ रहा था और सारी जिम्मेदारी नवाब उठा रहा था। और क्लाइव ने एक और चीज की, सोसाइटी ऑफ ट्रेड बनाई। अच्छा, वो क्या था? इसमें नमक और तंबाकू जैसी चीजों पर कंपनी ने अपना एकाधिकार यानी मोनोपोली बना ली थी। वही तो, पैसा खुद रखना और प्रशासन का दर्द नवाब को देना। लेकिन ये सिस्टम ज्यादा दिन चला नहीं है ना। इस द्वैत शासन का अंत कैसे हुआ? देखिए, जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए, जिनका टाइम 1772 से 1785 था, उन्होंने आते ही इस द्वैत शासन को खत्म कर दिया। और उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है। राइट, उसी एक्ट के तहत कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ना? बिल्कुल। और प्रशासनिक ढांचा सेट करने के साथ साथ 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की गई। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम आता है 1786 से 1793 तक। कहा कॉर्नवालिस का नाम आते ही मुझे 1793 का स्थायी बंदोबस्त याद आता है। मतलब जमींदारों को ही भूमि का स्वामी मान लिया गया था इसमें। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हाँ, स्थायी बंदोबस्त एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और कॉर्नवालिस ने इसके अलावा सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। जो दरोगा का पद होता है ना, वो इन्हीं के टाइम शुरू हुआ था। ओह, दरोगा पद वहीं से आया है। और उन्होंने जो शक्तियों का पृथक्करण किया था, जिसे कॉर्नवालिस कोड कहते हैं, उसमें उन्होंने रेवेन्यू और जस्टिस को अलग अलग कर दिया था, राइट? 1898 से 1836 का काल, ये साम्राज्य विस्तार और सामाजिक सुधारों का दौर था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ, वेलेस्ली का टाइम 1798 से 1805 था। ये सहायक संधि का मॉडल था क्या असल में, और इसके शिकार कौन कौन हुए थे? सहायक संधि के तहत होता ये था कि भारतीय राजा को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था। इसके जो मेन शिकार हुए वो थे हैदराबाद, मैसूर और अवध। मतलब राजा की अपनी कोई पावर बची नहीं। और स्लाइड में 1800 की एक डेट भी दी गई है। हाँ, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स आए 1813 से 1823 तक। उनके टाइम पर पिंडारियों का दमन हुआ 1817-18 में, और तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध भी हुआ, जिसके बाद पेशवा पद को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, है ना? सही कहा। अब जब साम्राज्य बढ़ गया तो उन्होंने सामाजिक और शिक्षा के सुधारों पर ध्यान दिया। विशेषकर लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में
जो 1828 से 1835 तक रहे। एग्जाम के नज़रिए से देखें तो बेंटिक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 1829 में राजा राम मोहन रॉय की मदद से सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था और थरी प्रथा का भी दमन किया था। बिल्कुल, ये फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और उन्हीं के टाइम में 1833 का चार्टर्ड एक्ट भी आया था। इस एक्ट से क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। यानी पावर अब एकदम टॉप पर केंद्रित हो चुकी थी। हाँ, और शिक्षा के क्षेत्र में 1835 की मकौले शिक्षा नीति आई, जिसमें अंग्रेजी माध्यम को शुरू किया गया। हाँ, और एक और छोटा पर बहुत अहम पॉइंट है सर चार्ल्स मेटकाफ का, जो 1835-36 में रहे। उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिए थे। ये तो बहुत क्लियर फैक्ट्स हैं। अब चलते हैं तीसरे भाग पर, जो 1848 से 1884 का दौर है। ये कलहड़प नीति से लेकर 1857 की क्रांति और उसके बाद क्राउन के शासन तक का एक लंबा सफर है। सही कहा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक, उनकी व्यवगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बहुत कारगर साबित हुई थी अंग्रेजों के लिए। इस नीति के शिकार राज्यों का क्रम स्टूडेंट्स को जरूर याद रखना चाहिए। हाँ, स्लाइड में जो क्रम दिया है वो है पहले सतारा 1848 में, फिर जैतपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 में। ये सीक्वेंस मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन डलहौजी के टाइम में सिर्फ हड़प नीति ही नहीं थी, बुनियादी ढांचे का भी बड़ा विकास हुआ था। जैसे 1853 में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे से थाने तक, और कलकत्ता से आगरा के बीच पहला टेलीग्राफ भी उन्हीं के टाइम शुरू हुआ था। शिक्षा के लिए 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए, कैनिंग कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल थे और वही पहले वाइसरॉय भी बने। 1858 के अधिनियम से सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई और वो जो डलहौजी की हड़प नीति थी वो वापस ले ली गई। और कानूनी सुधारों में आईपीसी और सीआरपीसी आए हैं ना? बिल्कुल, 1860 में आईपीसी और 1861 में सीआरपीसी, और 1861 के ही इंडियन काउंसिल्स एक्ट से पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मतलब अलग अलग विभाग बांट दिए गए। इसके बाद हमारे स्लाइड्स में दो वाइसरॉय की तुलना की गई है जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। लिटन का टाइम 1876 से 1880 तक था। हाँ, लिटन एक दमनकारी वाइसरॉय थे। उन्होंने 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था और उसी साल आर्म्स एक्ट भी लाया, और 1877 का दिल्ली दरबार भी उन्हीं के टाइम पर हुआ था। जिसके बाद रिपॉन आए 1880 से 1884 तक। उन्हें भारत का उद्धारक भी कहा गया क्योंकि उन्होंने लिटन के प्रेस एक्ट को 1882 में रद्द कर दिया था, राइट? सही बात है। और उन्होंने स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की नींव भी रखी। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1881 में पहली नियमित जनगणना यानी रेगुलर सेंसस उन्हीं के टाइम हुई थी। और प्रथम कारखाना अधिनियम भी 1881 में ही आया था। ये काफी फैक्ट्स हैवी पोर्शन था। चलिए अब भाग 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो 1884 से 1931 तक का काल है। ये दौर राष्ट्रवाद के उदय और जन आंदोलनों का था। शुरुआत होती है लॉर्ड डफरेन से, जिनका काल 1884 से 1888 तक था। इन्हीं के समय 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हाँ, और डफरेन ने तब मजाक उड़ाया था कांग्रेस का। तो उसने कहा था कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज की संस्था है। पर बाद में चीजें बदल गईं, विशेषकर लॉर्ड कर्जन के आने के बाद। कर्जन का टाइम 1899 से 1905 तक था। उन्होंने राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया। ये उनके टाइम की सबसे बड़ी घटना थी। लेकिन उन्होंने कुछ एक्ट भी तो बनाए थे, जैसे 1904 का विश्वविद्यालय अधिनियम और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, जिससे ASI बना। बिल्कुल। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910 तक। उनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में सूरत विभाजन हुआ, जहां कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। और एग्जाम के लिए जो सबसे वाइटल पॉइंट है यहाँ, वो है 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए गए। इसने सांप्रदायिकता की आग को बहुत भड़काया। हाँ, ये एक तरह का कानूनी बंटवारा था।
इसके बाद लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय के टाइम 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया। उसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया, जो 1911-12 में इम्प्लीमेंट हुआ। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड पर। 1916 से 1921 का टाइम। इनके कार्यकाल में नरसंहार और प्रशासनिक सुधार दोनों एक साथ चल रहे थे, है ना? ये एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। एक तरफ 1916 का लखनऊ समझौता हुआ, फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरची लागू की गई। और ठीक उसी वक्त मार्च 1919 में वो कलंकित रॉलेट एक्ट आया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद 1920 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू हुए थे। बिल्कुल। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग के टाइम 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। और फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। स्वराज की मांग हुई थी। हाँ, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी दांडी मार्च शुरू हुआ। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को राजी हुई। ये सारे एक्ट्स और डेट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। अब हम आखिरी भाग पर हैं, 1931 से 1950, जिसमें सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण हुआ। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम क्या क्या हुआ था? विलिंगटन के समय में सबसे पहले सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड आया। फिर 1932 में पूना पैक्ट हुआ और सबसे बड़ा था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता और आरबीआई दोनों शामिल थे। राइट। और लॉर्ड लिनलिथगाओ का टाइम सबसे लंबा था ना? उनके टाइम में ही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। सही बात है। लिनलिथगाओ के ही समय 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। फिर उन्होंने 1940 में अगस्त प्रस्ताव और 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन दोनों कंप्लीटली असफल रहे। और इसके बाद लॉर्ड वेवेल आए। उनके तहत पहले शिमला सम्मेलन हुआ और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ये कैबिनेट मिशन ही था जिसके बेस पर हमारी संविधान सभा बनाई गई थी। एग्जैक्टली। लेकिन स्लाइड 14 एक बहुत ही सीरियस डेट भी बताती है, 16 अगस्त 1946, जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। इसके बाद लॉर्ड माउंटबैटन को अंतिम वाइसरॉय बनाकर भेजा गया, जिन्होंने 3 जून 1947 की योजना पेश की और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास हुआ। रेडक्लिफ लाइन से सीमा तय हुई और देश आजाद हो गया। हाँ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी तुरंत ये ढांचा खत्म नहीं हुआ। चक्रवर्ती राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो फिर ये क्रम पूरी तरह से समाप्त कैसे हुआ? देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह लागू हुआ, तो ये पद हमेशा के लिए समाप्त हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। आज की स्लाइड से सारी टाइमलाइंस और फैक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। एंड में एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक विश्लेषणात्मक विचार कि 1765 में दीवानी अधिकारों के रूप में जो ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा शुरू हुआ था, कैसे वो अपने ही बनाए गए कानूनों जैसे 1861 या 1935 के अधिनियमों और भारतीयों के निरंतर संघर्ष के कारण 1950 में एक पूर्ण संप्रभु भारतीय संविधान में विलीन हो गया। सही कहा। फैक्ट्स को इसी क्रम में अगर स्टूडेंट्स याद रखें तो एग्जाम में बहुत आसानी होगी। आज के इस सेशन में इतना ही। अपनी पढ़ाई जारी रखें।